हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। मैं पंकज जायसवाल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग इस समय क्लास 12th के NCERT बुक के चौथे चैप्टर पे डिस्कशन कर रहे हैं जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी, मतलब अंग्रेजी में कहेंगे केमिकल काइनेटिक्स। इस चैप्टर को हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने आपको बताया था कि ये ऐसी शाखा है भौतिक रसायन की जिसमें हम किसी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के बारे में और अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करते हैं। उस शाखा को हम लोग कहते हैं रासायनिक बलगतिकी। फिर हमने इस चैप्टर में दूसरा टॉपिक डिस्कस किया। जो सबसे पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया वो था अभिक्रिया की दर, है ना। दो तरह की अभिक्रिया की दर हमने आपको समझाया, पहला औसत दर और दूसरा तात्क्षणिक दर। उस पर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने कैलकुलेट किए, सॉल्व किए। उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे आए, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के आधार पर हमने वेग स्थिरांक को परिभाषित किया। वेग स्थिरांक हमने बताया कि आपको कि ये सब अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता बल्कि सिर्फ और सिर्फ अभिक्रिया के ताप पर निर्भर करता है कि किस ताप पर अभिक्रिया हो रही है। केवल टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो K का मान बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो K का मान घटेगा, है ना। K के मान पर टेम्परेचर का और ज्यादा क्या प्रभाव पड़ता है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी मतलब आंकिक मान, वो हम आगे पढ़ेंगे ताप के प्रभाव में। दूसरी बात हमने आपको समझाया कि जो अभिक्रिया की दर होती है वो अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। जब हम ये लिखते हैं, समानुपाती का निशान हटाते हैं तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक आता है और जो कंप्लीट व्यंजक बनता है उसको अभिक्रिया का दर नियम व्यंजक, वेग नियम व्यंजक कहते हैं, है ना। रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म है, जो सांद्रताएं लिखी गई हैं, उन सांद्रताओं पर जो घातें प्रेजेंट हैं, घातें उपस्थित हैं, उन घातों को जोड़ दिया जाए तो एक नई चीज आती है जिसे कहते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो प्रेजेंट टाइम में हम अभी फिलहाल के टॉपिक्स में अभिक्रिया की कोटि पर अध्ययन कर रहे थे। हमने आपको समझाया था कि अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, 1 2 3 कोई नंबर हो सकता है, भिन्नात्मक हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, कुछ भी अभिक्रिया की कोटि हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक मानों के आधार पर निर्धारित की जाती है, ठीक है। तो यहां पे हमने बताया था कि मुख्यतः अभिक्रियाओं को 4 कैटेगरी में बांटा गया है अभिक्रिया की कोटि के आधार पर, जिसमें पहली अभिक्रिया है शून्य कोटि की अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया का मतलब कि अभिक्रिया की दर किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्थ है कि अभिक्रिया की दर किसी एक अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होगा, प्रथम घात पर निर्भर करेगा। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का दर का मतलब है कि अभिक्रिया की जो दर है वो किन्हीं 2 अभिकारकों की सांद्रताओं के प्रथम घात पर या किसी एक अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात पर निर्भर करेगा। तृतीय कोटि की अभिक्रिया का अर्थ है कि अभिक्रिया की दर किन्हीं 3 अभिकारकों की सांद्रताओं के प्रथम घात पर निर्भर करेगा या किसी एक अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात और दूसरे अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात पर और या किसी एक अभिकारक की सांद्रता के तृतीय घात पर निर्भर करता है। तो ये हमने अभिक्रिया की कोटि समझाया था। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का यूनिट हम लोगों ने कैलकुलेट किया था अभिक्रिया की कोटि के आधार पर। फिर हमने डिस्कस किया था कि अभिक्रिया की कोटि जो है, विभिन्न कोटि की जो अभिक्रियाएं हैं, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि की जो अभिक्रियाएं हैं, उन अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक का मान हमने समाकलन की सहायता से निकाला था, जिसे हम कहते हैं समाकलित वेग स्थिरांक। तो हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निकाला था, है ना,
जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि और शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का समाकलित मान निकाला था, और उससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समाकलित वेग स्थिरांक का मान कैलकुलेट किया था, उस पर न्यूमेरिकल्स भी किए थे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बातें अब तक की समझ में आ गई होंगी। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, प्रयोगों के आधार पर, उस टॉपिक का नाम है प्रयोगों के आधार पर अभिक्रिया के वेग का, अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण। अभिक्रिया की कोटि जो प्रयोगों के आधार पर निर्धारित की जाती है। भाई कुछ प्रयोगों के आधार पर कुछ चीजों के मान दे दिए जाएंगे, उन मानों की सहायता से आपको अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करनी होगी। तो अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण हम 4 तरीके से कर सकते हैं, है ना। पहला है समाकलित वेग नियतांक द्वारा, जिसका प्रयोग आजकल नहीं किया जाता क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। दूसरा ग्राफीय विधि द्वारा, ग्राफ हमने बनाए थे बहुत सारे, उन ग्राफ को बना करके हम अभिक्रिया की कोटि निर्धारित कर सकते हैं। प्रारंभिक दर विधि या ओस्टवाल्ड विधि द्वारा, और चौथा है अर्ध आयु काल विधि द्वारा। प्रत्येक कोटि की जो अभिक्रिया हमने, अभिक्रिया के लिए जो समाकलित वेग स्थिरांक का मान हमने कैलकुलेट किया था, उसके साथ हमने अर्ध आयु काल भी कैलकुलेट किया था। तो अर्ध आयु काल विधि द्वारा भी अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण किया जा सकता है। तो आइए इन नियमों पर चर्चा करते हैं, इन विधियों पर चर्चा करते हैं कि कैसे इन विधियों से हम लोग अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करेंगे। तो चलिए पहली विधि देखते हैं, समाकलित वेग स्थिरांक द्वारा। इस विधि में कुछ समय दिया होगा आपको, जो प्रयोगों के आधार पर मान दिए जाएंगे, उस मान में जो आंकड़े मिलेंगे हमको, आंकड़ों में आपको समय का मान दिया रहेगा, समय दिया जाएगा, और समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता के बारे में बताया जाएगा कि अभिकारक की कितनी सांद्रता है, इतने समय पे इतनी सांद्रता है, शून्य समय पे सांद्रता, फिर 20 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद, 50 मिनट के बाद, 100 मिनट के बाद, अलग अलग आंकड़ों में दिया जाएगा, और उसके आधार पर आपको अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करनी होगी। तो इसमें यह है कि पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के फॉर्मूले से शुरू करिए, जो आंकड़े दिए गए हैं, है ना, और जो समय के आंकड़े दिए गए हैं। 2 आंकड़े बताए मैंने, समय का आंकड़ा दिया जाएगा और सांद्रता का आंकड़ा दिया जाएगा। तो समय और सांद्रता के मानों को पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए रखेंगे। अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक, वेग स्थिरांक का मान 2-3 मानों तक, 3 मान निकालिए, 3 मानों तक कांस्टेंट आता है, नियत आता है, एक जैसे मान आते हैं, तो वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई। अगर अलग अलग मान आ रहे हैं तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं होगी, तब उसको द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के सूत्र में रखिए। द्वितीय कोटि में सूत्र में रख करके वैल्यू के की निकालिए, के मान को मिलाइए। अगर के मान स्थिर हैं, एक जैसे आ रहे हैं, तो वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। अगर डिफरेंट है तो वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया भी नहीं होगी। तब उसको तृतीय कोटि की अभिक्रिया के सूत्र में रखिए। तृतीय कोटि की अभिक्रिया के सूत्र में रखेंगे, अगर मान समान प्राप्त होते हैं तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया है, और के मान अगर भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया भी नहीं है। फिर शून्य कोटि की अभिक्रिया में उस मान को रखिए, तो किसी न किसी में नियत मान आ जाएगा और आपको अभिक्रिया की कोटि पता चल जाएगी। अगर द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए के मान आप प्राप्त होते हैं समान, तो अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है। तो आइए देखते हैं, ये पहले वेग स्थिरांक के मान समाकलित वेग स्थिरांक द्वारा निकालने में आपको हर कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान पता होना चाहिए। तो पहले शून्य कोटि के लिए के का मान होता है 1/t, ए नॉट माइनस ए, तो ए नॉट का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन और ए माइनस एक्स, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मान है, सॉरी शून्य कोटि की अभिक्रिया का। इसी तरह प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, ये आपको कई बहुत क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे इस पे, तो आपको अब तक याद हो जाना चाहिए, log बेस 10 a/a माइनस एक्स। ए प्रारंभिक सांद्रता और a माइनस एक्स अंतिम सांद्रता है।
है ना। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए K का मान 1/T 1/A माइनस x माइनस 1/A, ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मान है। और तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान 1/2T हो जाता है, और ये 1/A माइनस x का होल स्क्वायर माइनस 1/A स्क्वायर। तो ये अभिक्रिया की कोटि के, विभिन्न कोटि की अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक के मान हैं। अब इसमें देखिए हर जगह प्रारंभिक सांद्रता और अंतिम सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता को A लिया गया है और अंतिम सांद्रता को A माइनस x लिया गया है। अब इस पे हालांकि आजकल इस विधि का प्रयोग नहीं किया था, फिर भी मैं आपको एक न्यूमेरिकल आपको इस पे लगवा देता हूं। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, तो न्यूमेरिकल के लिए जगह हो जाएगी, तो मैं आपको न्यूमेरिकल करवाता हूं। पहले इसको नोट करिए। चलिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं इस पे। हालांकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन अगर इस पे न्यूमेरिकल आएगा तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन, बहुत ज्यादा लॉग की प्रॉपर्टीज का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक लॉग के पदों में है। तो लॉग के पदों में तो लॉग कई सारे आपको लॉग की वैल्यूज ज्ञात करनी पड़ेंगी, बहुत सारी लॉग की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। वैसे भी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने के लिए लॉग की प्रॉपर्टीज आपको नॉर्मली ज्ञात होनी चाहिए। जैसे log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771, log 5 की वैल्यू 0.699, log 7 की वैल्यू 0.85। तो इस तरह आपकी लॉग की वैल्यू कुछ लॉग की वैल्यूज याद होनी चाहिए। log 2, log 3, log 5, log 7, इतना तो याद होना ही चाहिए अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो आते हैं एग्जाम में वो आपको ये मान के दिए जाते हैं कि आपको log 2, log 3, log 5 और log 7 की वैल्यू याद होगी, उसके मान आपको क्वेश्चन में नहीं दिए जाएंगे, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए एक क्वेश्चन है यहां पे, एक अभिक्रिया है 2A इक्वल्स टू उत्पाद, इसके लिए कुछ आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़े किसके दिए गए हैं? समय के आंकड़े मिनट में दिए गए हैं और सांद्रता के आंकड़े दिए गए हैं मोल प्रति लीटर में। आंकड़े क्या दिए गए हैं? 0, 30, 60, 90। 0, 30, 60 और 90 मिनट ये समय के आंकड़े हैं, और ये 0.8500, 0.8004, 0.7538 और 0.7096 ये आंकड़े दिए गए हैं। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है, ये सवाल है। तो चलिए निकालते हैं। पहले इन आंकड़ों को प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर रखते हैं। ध्यान दीजिए, समय 0 पर जो सांद्रता दिया गया है वो प्रारंभिक सांद्रता होगी, और अंतिम सांद्रता 30 सेकंड पे ये है, 60 सेकंड पे ये है, 90 सेकंड पे ये है। तो ये देखिए अभिक्रिया में प्रारंभिक सांद्रता जो है वो 0.85 दिया गया है, 8500 मतलब 85, ठीक है। तो K का मान 2.303 अपॉन T log बेस 10 A अपॉन A माइनस x। पहले आंकड़े के अनुसार चलते हैं तो 2.303 अपॉन ये हो गया पहला आंकड़ा 30 मिनट का, log बेस 10 A का मान 0.85 और A माइनस एक्स, तो अंतिम सांद्रता ये वाली हो गई 0.8004।
ये कैलकुलेट करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट यहां पे लिख के बता, मेरे पास जगह की कमी है, पहले इसको डिवाइड करेंगे, लॉग उतने की वैल्यू निकालेंगे, चलिए कर दे रहा हूं, 2.303 अपॉन 30 लॉग बेस 10, ये डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पाएगा 1.062 और लॉग 1.062 की वैल्यू 2.303 अपॉन 30 लॉग 1.6062 का मान प्राप्त होता है 0.026 है ना, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.996 इंटू 10 टू द पावर -3। यह वेग नियतांक का मान मिला प्रथम आंकड़े से 30 मिनट पर। इसी तरह 60 मिनट पर तो 2.303 अपॉन 60 लॉग बेस 10 ए का मान 0.85 ही रहेगा क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता है। अब 60 पर a माइनस एक्स का मान ये वाला हो जाएगा 0.7538, तो ये लॉग इतने का मान ज्ञात कर लीजिए, लॉग इतने का मान ज्ञात करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.303 अपॉन 60 इंटू, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहां पे 0.052, और इसको सॉल्व करोगे तो सेम वैल्यू आपको मिलेगी 10 टू द पावर -3। तो सेम के का मान समान मिला, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तब भी हम कंसीडर कर लेंगे। तीसरे आंकड़े से चलते हैं, 2.303 अपॉन 90 मिनट लॉग बेस 10, प्रारंभिक सांद्रता 0.85 ही रहेगी लेकिन अंतिम सांद्रता ये वाली हो जाएगी 0.7096। इसका पूरा मान मैं लिख दे रहा हूं 2.303 अपॉन 90 इंटू 0.078, और इसको भी सॉल्व करोगे तो सेम मान प्राप्त हो रहा है, करके भी आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब कि k का मान हर आंकड़े के लिए नियत है, और यह किस कोटि की अभिक्रिया के लिए k का मान नियत है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के सूत्र में रखा था, तो यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की होगी, यहां लिख दे रहा हूं, अतः अभिक्रिया प्रथम कोटि की होगी। तो ये बड़ा कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इस प्रोसेस में, इसलिए इस प्रोसेस का प्रयोग आजकल नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है, फिलहाल एक क्वेश्चन हमने समझाने के लिए आपको बता दिया, फिर इसको नोट कर लीजिए। तो अब दूसरी विधि पर आते हैं। नोट कर लिया होगा। आइए दूसरे विधि पे चलते हैं, जिसे कहते हैं ग्राफीय विधि। अभिक्रिया की कोटि के प्रायोगिक निर्धारण पे हम लोग बात कर रहे हैं। प्रायोगिक मानों के आधार पर अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कैसे किया जाएगा। तो देखिए, ग्राफीय विधि, इसका मैं आपको तरीका बता दूंगा। इस पे भी न्यूमेरिकल्स आपको जनरली पूछा नहीं जाता, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, है ना, और ग्राफ प्लॉट करना भी काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हालांकि एनसीईआरटी बुक में एक आध क्वेश्चन होंगे इस तरह के, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सब एग्जाम में नहीं आते, सिर्फ आप ग्राफ समझ लीजिए। दूसरा, ग्राफीय विधि। तो देखिए, ग्राफ जो हमने बनवाए हैं वो एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने आपको बताए थे कि किसी भी कोटि की अभिक्रिया के लिए 3 प्रकार के ग्राफ बनते हैं। एक अभिक्रिया की दर और सांद्रता के बीच,
अर्ध आयु काल और प्रारंभिक सांद्रता के बीच, और एक जो है समाकलित वेग स्थिरांक के मान से हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये तीन ग्राफ, कुछ कोटि की अभिक्रियाओं में ये ग्राफ 3 से बढ़ के 4 या 5 भी हो जाते हैं, वो डिपेंड करता है। वो आइए हम उसी पर चर्चा करते हैं। 3-3 ग्राफ तो हमने सब में बनवाए हैं। तो शुरू करते हैं पहला शून्य कोटि की अभिक्रिया से। शून्य कोटि की अभिक्रिया से जो पहला ग्राफ बनेगा वो अभिक्रिया की दर यानी dx/dt और प्रारंभिक अभिकारक की शेष बची सांद्रता के बीच। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, तो इसलिए यह स्ट्रेट लाइन होगा जो x अक्ष के समांतर होगा, पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ जो बनता है वो हमने बताया अर्ध आयु काल और प्रारंभिक सांद्रता के बीच बनता है। तो प्रारंभिक सांद्रता A होती है। हमने आपको बताया था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 0.6932/K होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया है ना, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि ओरिजिन से पास होगा। तीसरा समाकलित वेग स्थिरांक से जो हमने प्लॉट किया था a-x और समय के बीच ग्राफ प्लॉट किया जाता है। तो इसमें हमको नेगेटिव स्लोप में ग्राफ मिला था और ये दूरी जो है इसमें a थी और m का मान -k था, m का मान -k था। ठीक है, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए बात हो गई। उसके बाद दूसरा नंबर पे आते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो ग्राफ प्लॉट किया था, यही 3 ग्राफ मिलेंगे यहां पर भी। अभिक्रिया की दर यानी dx/dt और अभिक्रिया की शेष बची सांद्रता, तो ये समानुपाती होता है, तो ये ओरिजिन से पास होगा इसका स्ट्रेट लाइन। अर्ध आयु काल इसका प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, तो अर्ध आयु काल और प्रारंभिक सांद्रता के बीच प्लॉट करेंगे तो ये अक्ष x अक्ष के समानांतर आएगा। और समाकलित वेग स्थिरांक से अगर प्लॉट करेंगे तो इधर हम लेते थे log a-x और यहां पे लेते थे टाइम t, तो ये भी नेगेटिव स्लोप में आता है, नेगेटिव स्लोप में आता है और m का वैल्यू होता है k/2.303 -k और ये इंटरसेक्ट इसका होता है log a, बेस 10 है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये प्रथम कोटि, शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो ग्राफ प्राप्त होते हैं वो हमने आपको बना दिया। अब इसमें यह भी समझते चलिए कि ग्राफी विधि पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। आंकड़े दिए जाएंगे, जैसे अर्ध आयु काल और प्रारंभिक सांद्रता के आंकड़े दिए गए। अर्धायु काल दिया गया, साथ में प्रारंभिक सांद्रता, 2-3 अर्धायु काल दे दिया जाएगा, 2-3 प्रारंभिक सांद्रताएं दी जाएंगी और उनके बीच आप पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया से प्रारंभ करोगे। तो पहले ग्राफ बनाओगे t½ और a के बीच। अब जो ग्राफ आपको मिलेगा उस ग्राफ को शून्य कोटि की अभिक्रिया से मिलाओगे। अगर इसके जैसा मिलता है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, अगर ऐसा मिलता है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए मिलता है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। तो उसमें ग्राफ बनाना पड़ेगा वैल्यू को देख करके। एक्स अक्ष पे कुछ गैप पर t½ लेना पड़ेगा और प्रारंभिक सांद्रता को y अक्ष पर t½ और x अक्ष पर प्रारंभिक सांद्रता को। ठीक है, नोट करिए इसको। तो आइए अब बात करते हैं द्वितीय और तृतीय कोटि की अभिक्रिया पर। चलिए द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि की अभिक्रिया पर भी बात कर लें। उनके ग्राफ, हालांकि 3 ग्राफ तो आपको पता ही है, उसके कुछ एक्सटेंशन से एक ग्राफ बढ़ जाता है, वो उन्हीं तीनों ग्राफ से चौथा ग्राफ बढ़ेगा, उसमें ज्यादा समस्या नहीं है। तीसरा द्वितीय कोटि
द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो पहले तो अभिक्रिया की दर dx अपॉन dt और सांद्रता a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये इसके समानुपाती होगा, तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब ये स्क्वायर के आधार पर बना लिया। अगर a माइनस एक्स लें तो क्या होगा, dx अपॉन dt, और इधर a माइनस एक्स ले लें तो क्या होगा, तो ये पैराबोला बनेगा। ये थोड़ा सा ग्राफ कर्व का रूप ले लेगा, जिसे कहते हैं पैराबोला। ये तो पहले दर और अभिक्रिया की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता के बीच ग्राफ प्लॉट किया। तीसरा ग्राफ अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल ये निर्भर करता है 1/a के समानुपाती होता है। ये हमने दिखाया था करके समाकलन वाले में, है ना। 1/a के समानुपाती, तो 1/a लोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन अगर a लेंगे t हाफ और इधर a, तो ये इसका हाइपरबोला फॉर्म आएगा। हाइपरबोला कहते हैं इसको। और थोड़ा सा कर्व ले लीजिए, हाइपरबोला। और तीसरा जो ग्राफ बच्चा, ये तो पहले ग्राफ, ये दोनों पार्ट पहले ग्राफ का भाग है, ये दोनों पार्ट दूसरे ग्राफ का भाग है। तीसरा समाकलन वेग स्थिरांक के मान से हम लोग किस तरह से ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये देखिए, ग्राफ के एक्सटेंशन, मतलब यहां मैं इसीलिए ग्राफ आपको बता रहा हूं कि ग्राफ कितने तरह के बन सकते हैं। हमने तो बाकी अभिक्रिया की कोटि का जब वेग स्थिरांक डिराइव किया था, तो उस समय हमने आपको सिर्फ हर टर्म से एक एक ग्राफ बताया था। इधर लेंगे 1/a माइनस एक्स था, और यहां पे t, तो इस तरह का ग्राफ मिला था। और ये जो यहां पे इंटरसेक्ट करता है, ये वैल्यू 1/a थी, और m का मान था k। और इसी तरह चौथा ले लेते हैं तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, यहीं से ले लेते हैं क्योंकि इसमें भी कई सारे ग्राफ बनेंगे। तृतीय कोटि की अभिक्रिया में पहला सांद्रता और अभिक्रिया की दर के बीच ग्राफ, तो dx अपॉन dt a माइनस एक्स का होल क्यूब लेंगे तो ये ऐसा बनेगा। और होल क्यूब की ना ले, सीधे सीधे ले लें, a माइनस एक्स ले लें, तो a माइनस एक्स लेंगे तो क्यूबिकल पैराबोला बनेगा, dx अपॉन dt, क्योंकि क्यूब हटा दिया ना, तो a माइनस एक्स में क्यूबिकल पैराबोला, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये तो पहले वाले ग्राफ से दो ग्राफ बन गए। अब अर्ध आयु काल पे आते हैं, छोटा छोटा ही बना दे रहे हैं। t हाफ ये 1/a स्क्वायर पर डिपेंड करता है, इस तरह बनेगा। और इसको अगर a के साथ बनाओगे, a के साथ अगर बनाएंगे तो ये वही हाइपरबोला ही बनेगा। और पांचवा जो ग्राफ है, यानी कि तीसरे वाले का जो भाग है, वो 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर और t के बीच बनेगा। तो ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगा, और जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो होगा 1/a स्क्वायर, और m की वैल्यू जो होगी वो 2k के बराबर होगी। तो ये ग्राफ इतने सारे बन सकते हैं। कोई भी, हमने अर्धायु काल, जैसे मैंने बताया कि आंकड़े दिए जाएंगे, आंकड़ों को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कुछ गैपिंग मान करके हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, जिससे मैच करेगा ग्राफ, उसी कोटि की अभिक्रिया होगी। नोट कर लीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तीसरी विधि पर आते हैं। ये तो ग्राफीय विधि को हमने आपको समझाया। तीसरी विधि जिसे कहते हैं प्रारंभिक दर विधि। प्रारंभिक दर विधि या इसको ओस्टवाल्ड विधि भी कहते हैं। ओस्टवाल्ड विधि, ओस्टवाल्ड विधि। इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ आंकड़े दिए रहते हैं, तो आंकड़ों के आधार पर जो अभिकारक अभिक्रिया की दर जब लिखते हैं तो अभिक्रिया का दर बराबर वेग नियतांक, अभिकारकों की सांद्रताओं के जो घातें इस्तेमाल करेंगे हम लोग उसको मान लेंगे। जैसे दो अभिकारक हैं तो पहले अभिकारक की x घात पर और दूसरे अभिकारक की y घात पर, फिर वैल्यूज को पुट करके रखेंगे और फिर वैल्यू जो समीकरण बनेंगे उनको ही आपस में इक्वल करके, इक्वेट करके, डिवाइड करके हम x और y के मान निकालते हैं। और जब x और y के मान निकल जाते हैं तो हमको अभिक्रिया की कोटि पता चल जाती है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक अभिक्रिया है a प्लस बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट, इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़े काफी बड़े बड़े हो जाते हैं। पहला आंकड़ा दिया है कि A की सांद्रता लिया गया है, B की सांद्रता को लिया गया है और अभिक्रिया की दर को लिया गया है। अभिक्रिया की दर को, ये मोल पर लीटर में, ये मोल पर लीटर में, ये मोल पर लीटर पर सेकेंड में। पहला मान है 0.012, इसका 0.035, इसका 0.1। दूसरा आंकड़ा जो है वो 0.024, 0.070, 0.8। तीसरा आंकड़ा है 0.024, 0.035, 0.1। चौथा आंकड़ा है 0.012, 0.070, 0.8। ये आंकड़े दिए गए हैं। ये इस तरह बनाना चाहो तो बना लो। ये आंकड़े दिए गए इस अभिक्रिया के लिए। तो अभिक्रिया की कोटि बतानी है, कोटि बतानी है और K का मान कैलकुलेट करना है, यह सवाल है। तो देखिए, मान लीजिए दो अभिकारक हैं, हमको यही नहीं पता कि अभिक्रिया की दर A की किस पावर पर निर्भर कर रहा है और B की किस पावर पर। तो हम मान लेते हैं, माना कि अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक A की x पावर पर और B की y पावर पर निर्भर करता है। अब इन मानों को रख लें। अभिक्रिया की दर पहला वाला 0.1 है और A की सांद्रता 0.012 टू दी पावर x, 0.035 टू दी पावर y, समीकरण नंबर 1। फिर ये 0.8 है दूसरे वाले में, 0.024 टू दी पावर x, 0.070 टू दी पावर y, इक्वेशन नंबर 2। ये वाला हो गया। तीसरा फिर से वही 0.1 k, 0.024 टू दी पावर x और 0.035 टू दी पावर y, समीकरण नंबर 3। और एक चौथा बन जाएगा 0.8 इक्वल्स टू k, 0.012 टू दी पावर x, 0.070 टू दी पावर y, समीकरण नंबर 4। यही आंकड़े दिए हैं, है ना। तो अब इन आंकड़ों की सहायता से हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं, तभी अभिक्रिया की कोटि पता चल पाएगी। तो x और y का मान प्राप्त करने के लिए
अगर हम समीकरण एक में देखिए, यहां ए की सांद्रता 0.012 है, तो अब देखो ए की सांद्रता 0.012 चौथे वाले में है, या दूसरा और तीसरा ही ले ले, उसमें भी सांद्रताएं बराबर है। किसी एक की सांद्रता, ए की सांद्रता बराबर हो या बी की सांद्रता बराबर हो, ऐसे दो समीकरणों को आपस में भाग दे दीजिए। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण एक को 4 से भाग दे देते हैं। तो एक को 4 से तो 0.1 अपॉन 0.8 बराबर के से के कट जाएगा। अब देखो ये सांद्रता और ये सांद्रता बराबर है, तो ये कट नहीं जाएगा, पावर भी कट जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरा। और ये 0.035 है और 0.070 है कि पावर वाई 0.035 अपॉन 0.070 की पावर वाई। तो यहां से आएगा 1/8, ये पॉइंट पॉइंट कट गया, ये भी पॉइंट पॉइंट कट गया, 35/70 मतलब 1/2 की पावर वाई। 1/8 को लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3। देखिए गुणा करिए, पावर 1/2 1/2 1/2 1/8 हो जाएगा, और ये 1/2 की पावर वाई, तो वाई का मान हो जाएगा 3। यानी कि वाई किस पे घात था? बी पर। तो बी के सापेक्ष अभिक्रिया तृतीय कोटि की है, तृतीय कोटि की है, ठीक है, बी के सापेक्ष। अभी ए के सापेक्ष नहीं पता चला है। अब एक्स का मान निकालना है, तो अब देखो बी की सांद्रताएं कहां पर बराबर हैं। समीकरण 1 और समीकरण 3 में बी की सांद्रताएं बराबर हैं, है ना। तो समीकरण 1 को 3 से भाग दे दीजिए। 1 को 3 से तो देखो 0.1/0.1। अब ये देखिए बी की सांद्रताएं बराबर है, तो बी वाला पोर्शन कट जाएगा, और 0.012 है और 0.024 है, तो 0.012 अपॉन 0.024 टू द पावर x, तो 12/24 यानी 1/2 की पावर x। और यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा 1 बराबर 1/2 की पावर x। तो x का मान 0 रखोगे, किसी पे घात अगर 0 होगी तभी तो 1 आता है ना। किसी भी संख्या, किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर घात 0 होती तो उसका मान कितना होता? 1। तो इसका मान 1 है, अर्थात x का मान यानी पावर का मान कितना है? 0। तो a के सापेक्ष अभिक्रिया शून्य कोटि की है, शून्य कोटि की है। तो अभिक्रिया की दर क्या हो गया? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक a की 0 पावर पर निर्भर करेगा और b की तीसरी पावर पर निर्भर करेगा। तो अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की जो कोटि होगी, अभिक्रिया की कोटि जो होगी वो 3 होगी, तृतीय कोटि की अभिक्रिया ओवरऑल होगी। अच्छा, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक भी पूछा है, तो वेग स्थिरांक का मान क्या होगा? अभिक्रिया की दर बटे a की पावर 3। तो अभिक्रिया की दर कोई भी एक मान रख लीजिए, 0.1 रख ले, और a का मान, a नहीं, b का मान कितना है इसके सापेक्ष? 0.035 होल क्यूब, है ना। इसका डायरेक्ट मान मैं लिख दे रहा हूं 2.33 इंटू 10 पावर 3, है ना। और तृतीय कोटि की अभिक्रिया है तो यूनिट होगी लीटर स्क्वायर प्रति मोल स्क्वायर प्रति मिनट। तो ये इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। नोट करिए, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि एनसीईआरटी बुक सभी के पास होगी। एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज में है ना, क्वेश्चन नंबर 4.10 है। क्वेश्चन नंबर 4.10। एनसीईआरटी बुक आपकी टेक्स्ट बुक है, सबके पास होनी अनिवार्य है। तो जो एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा वो मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं यहां पर, क्योंकि लिखने में काफी बड़े बड़े क्वेश्चन है, लिखने में काफी समय जाता है, तो समय को थोड़ा सा बचाएं, है ना। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.10 ये क्वेश्चन है। ए और बी उसी तरह दो अभिकारक हैं, तो ए और बी की सांद्रताएं दे रखी हैं। पहले प्रयोग में ए की सांद्रता 0.2, बी की सांद्रता 0.3 और अभिक्रिया की दर 5.07 10⁻⁻5। दूसरे प्रयोग में ए की सांद्रता 0.2, बी की सांद्रता 0.1 और अभिक्रिया की दर, प्रारंभिक दर 5.07 10⁻⁻5। तीसरे प्रयोग में ए की सांद्रता 0.4, बी की सांद्रता 0.05 और प्रारंभिक दर 1.43 × 10⁻⁴ है। तो ए और बी के प्रति अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करनी है, मतलब अभिक्रिया की कोटि ही बतानी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, अभिक्रिया की दर मान लेंगे वेग स्थिरांक ए की सांद्रता की x घात पर और b की सांद्रता की y घात पर निर्भर करेगा। अब अभिक्रिया की दर है 5.07 × 10⁻⁻5 बराबर k। a का मान 0.2 टू द पावर x और b का मान 0.3 टू द पावर y। अगला ये इक्वेशन नंबर 1। अगला 5.07 फिर से है 10⁻⁻5 वेग स्थिरांक, ये है 0.3 टू द पावर x और ये है नहीं सॉरी 0.2 ही है, 0.2 टू द पावर x और ये 0.1 टू द पावर y। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तीसरे वाले में अभिक्रिया का वेग रेट जो है, अभिक्रिया की जो दर है वो 1.43 × 10⁻⁻4, इसको 10⁻⁻5 बनाएंगे तो 14.3, तो 14.3 × 10⁻⁻5 सब -5 के फॉर्म में है, तो इसको भी -5 के ही फॉर्म में रख दिया। वेग स्थिरांक 0.4 ए की सांद्रता है और 0.05 बी की सांद्रता है, समीकरण नंबर 3। तो क्या किया जाए, एक समीकरण 1 में और समीकरण 2 में ए की सांद्रताएं समान हैं, तो 1 को 2 से विभाजित कर दिया जाए, तो समीकरण 1/2 तो 5.07 × 10⁻⁻5 अपॉन 5.07 × 10⁻⁻5 बराबर, ये k कट गया, ये a वाला कट गया, 0.3 0.1 तो 3 टू द पावर y और ये मान आएगा 1 3 टू द पावर y। तो y का मान क्या होगा, 0 होगा, तभी तो 1 आएगा, y का मान 0 होगा। यानी कि ये B की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, अभिक्रिया की दर B की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, B के सापेक्ष अभिक्रिया शून्य कोटि की है ना। अतः B के सापेक्ष अभिक्रिया शून्य कोटि की है। शून्य कोटि की है। चलिए अब दूसरा काम करते हैं। अब देखिए यहां पर ए की सांद्रता तो समान थी तो ले लिया था, लेकिन बी की सांद्रता कहीं भी समान नहीं है, तो किसी को किसी से डिवाइड करो, वैल्यू आनी चाहिए, है ना। तो हम दूसरे को तीसरे से या पहले को तीसरे से डिवाइड कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 3, तो 5.07 × 10⁻⁻5 और 14.3 × 10⁻⁻5 इक्वल्स टू k से k कट जाएगा, 0.2 और अपॉन 0.4 तो 2/4 होगा, तो 1/2 आएगा, 1/2 टू द पावर x और ये आएगा 3/5 टू द पावर y, 3/5 टू द पावर y।
तो ये 0 है तो ये पूरा 1 हो जाएगा, तो 1/2 टू द पावर x ही बचेगा यहां से, क्योंकि दूसरा वाला फैक्टर 1 हो गया। अच्छा यहां पे देखिए ये और ये कट जाएंगे, 5.07 बचेगा, तो 5.07 और 14.3 है ना, इसको डिवाइड कर लिया जाए इस वैल्यू को, यानी कि 1/2 टू द पावर x, या इसको 1/2 को 0.5 कर लिया जाए, एक ही बात है। और इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 0.3545, 0.3545। हमें x का मान चाहिए। अब देखो इस तरह की समस्या को कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह की समस्या को x पावर है उसको नीचे उतारना है, तो हमें दोनों तरफ log ले लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? log ले लेना चाहिए। log बेस 10 0.5 टू द पावर x इक्वल्स टू log बेस 10 0.3545। थोड़ा जगह कम बच रही है। log बेस 10 0.3545, ठीक है। अब देखिए x पावर है तो नीचे आ जाएगा x log बेस 10 0.5 और log बेस 10 0.3545। अब मैं log की वैल्यूज बता देता हूं। log 0.5 की वैल्यू आती है माइनस 0.3, ठीक है, -0.3, तो ये आएगा x इंटू -0.3 और इसकी वैल्यू आती है -0.45, ठीक है। मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए तो x की वैल्यू -0.45 अपॉन -0.3, तो ये आएगा 3/2। x की वैल्यू आ गई 3/2, यानी कि अभिक्रिया की, यानी a के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि 3/2 है। तो अभिक्रिया की दर क्या हो गई? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक यहां देखिए, a की पावर x माना था तो x का मान आया 3/2, a की पावर 3/2 और y का मान 0 आया तो b की पावर 0। ये अभिक्रिया का दर नियम व्यंजक है। मतलब अभिक्रिया की जो ओवरऑल कोटि है वो 3/2 होगी। समझ में आ गई बात? उम्मीद है इस तरह क्वेश्चन कर लोगे। ये एनसीईआरटी का सवाल था, अब इस तरह के क्वेश्चन हो जाने चाहिए, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। तो अगला और चौथा और अंतिम विधि हम आप पे चर्चा करते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन हमने यहां पे इसीलिए लिया क्योंकि इसको सॉल्व करने में आपको समस्या आनी थी। हमें पता था सब लोगों को दिक्कत आती, इसलिए क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टीज यूज होती थी, तो इसलिए हमने आपको ये सवाल बता दिया। और बाकी जो क्वेश्चन है इस तरह के एनसीईआरटी बुक में वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे अगर ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए तो। चलिए चौथी विधि पे चर्चा करते हैं, अर्ध आयुकाल विधि। थोड़ा आज का वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन ये टॉपिक हमको खत्म कर लेंगे अगर एक ही क्लास में तो ज्यादा बेहतर होगा। दो क्लासेस में कंटिन्यूटी थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है, इसलिए थोड़ा बड़ा वीडियो जरूर बन रहा है, लेकिन इसको आज की ही क्लास में हम लोग खत्म कर लेंगे, तो नई क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। चौथा, अर्ध आयुकाल विधि। अर्ध आयुकाल विधि, अर्ध आयुकाल विधि। देखिए अर्ध आयुकाल विधि में क्या होता है, हमें यह पता है कि देखिए जब शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है तो अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है।
प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है तो अर्ध आयु काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। इसी तरह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है और तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल प्रारंभिक सांद्रता के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जरा ध्यान से समझिए, तृतीय कोटि है तो 1/a की पावर 2, 3 की जगह कितना 1 कम यूज किया 2। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया तो 1/a यानी 1 कम 1 हो गया। अब मतलब जितनी कोटि है, कोटि में से 1 घटा देना है तो 3 - 1 2, 2 - 1 1, और प्रथम कोटि में 1 - 1 0, और शून्य कोटि में 0 - 1 -1 ए ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब कि अगर n कोटि की अभिक्रिया के लिए, n कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्ध आयु काल होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है a की पावर n - 1 के, a की पावर n - 1 के। तो अगर प्रथम अर्ध आयु काल बीता, प्रारंभिक सांद्रता A1 थी, और द्वितीय अर्ध आयु काल आते आते प्रारंभिक सांद्रता इसकी हो गई A2, तो ये देखिए, इसको अगर हम लिखें T12 अपॉन T12 डिवाइड करें तो ये व्युत्क्रमानुपाती है, तो A2 ऊपर चला जाएगा, A1 नीचे आ जाएगा। तो A2 अपॉन A1 की पावर n - 1, n का मान हमें प्राप्त करना है क्योंकि कोटि का निर्धारण करना है। तो इसको नीचे कैसे उतारा जाए, हमने बताया कि तरीका एक ही है, दोनों तरफ log ले लीजिए। तो log बेस 10 T12 अपॉन T12 इक्वल्स टू n - 1 नीचे आ जाएगा, log बेस 10 A2 अपॉन A1। अब देखिए बटे है तो माइनस हो जाएगा, n - 1 का मान क्या आएगा, इसको इधर ले आए तो इसको पूरा फैला के लिख दें, log बेस 10 T12 माइनस log बेस 10 T12 डिवाइडेड बाई log बेस 10 A2 माइनस log बेस 10 A1। 1 को उधर भेज दें तो n का मान आएगा 1 माइनस में उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, log बेस 10 T12 माइनस log बेस 10 T12 अपॉन log बेस 10 A2 माइनस log बेस 10 A1। ये अभिक्रिया की कोटि को निर्धारित करने का फॉर्मूला हो गया। सवाल में आपको प्रथम अर्धायु काल, द्वितीय अर्धायु काल, प्रथम अर्धायु काल पर सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, और द्वितीय अर्धायु काल पर प्रारंभिक सांद्रताएं दी जाएंगी। चारों मान के लॉग के टर्मों में वैल्यू निकाल के यहां पुट कर लेंगे और n का मान प्राप्त हो जाएगा, अभिक्रिया की कोटि प्राप्त हो जाएगी। नोट करिए। तो आते हैं क्वेश्चंस पे। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं इस पे।
न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। देखिए, एक अभिक्रिया का जो एक क्वेश्चन है, टी हाफ की वैल्यू और प्रारंभिक सांद्रता की वैल्यू, ये एक अभिक्रिया के लिए दिया हुआ है। 350 425 प्रारंभिक 425 प्रारंभिक अर्धायुकाल और 350 प्रारंभिक सांद्रता। फिर ये आ गया 425 से 275, तो 540 हो गई प्रारंभिक सांद्रता। और ये आ गया अर्धायुकाल 941, तो ये आ गया 158। हमें 3 मान दिए गए हैं, लेकिन हमको 2 मान से ही का मतलब है ना, अभिक्रिया की कोटि निर्धारित करनी है। कोटि निर्धारित करनी है। तो देखिए, एक काम करते हैं, टी हाफ 1, टी हाफ 2, A1 और A2 के मान लिख लेते हैं। तो ये बस इतने से ही काम चल जाएगा हमारा, हमें तीसरे मान की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टी हाफ 1 425, टी हाफ 2 275, सी प्रारंभिक सांद्रता इस हाफ अर्धायुकाल पर 350 थी और ये 540 है। ठीक है, तो अब देखिए, n का मान 1 प्लस लॉग बेस 10 टी हाफ 1, तो लॉग बेस 10 425 माइनस लॉग बेस 10 275 बटे लॉग बेस 10 A2 माइनस A1 होता है। तो A2 मतलब ये वाला पहले रखना है, 540 माइनस लॉग बेस 10, सब में बेस 10 होगा 350। अब ये लॉग के मान ज्ञात करने पड़ेंगे। इसको छोटे छोटे खंडों में तोड़ लीजिए। मैं सीधे मान लिख देता हूं इसके। लॉग के मान हम कैलकुलेटर से निकाल के रखे, हम वहां पे सीधे लिख दे रहे हैं। 1 प्लस 425 का मान 2.63 माइनस 275 का मान, लॉग 275 का मान 2.44 बटे लॉग 540 का मान 2.74 माइनस लॉग 350 का मान 2.55। तो n का मान 1 प्लस, इसको घटाएं तो 0.19 आएगा और ये भी 0.19 आएगा। तो 1 प्लस 1, तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। ये जो आंकड़े दिए गए हैं अर्धायुकाल और प्रारंभिक सांद्रता के, ये एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए आंकड़े दिए गए हैं। समझ आ गया? नोट कर लीजिए इसको। तो दूसरे प्रश्न पे आते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ये मैं लिख दे रहा हूं। किसी पदार्थ की एक प्रारंभिक सांद्रता पर एक प्रारंभिक सांद्रता पर अर्ध आयु काल 50 मिनट है। अर्ध आयु काल 50 मिनट है। जब सांद्रता घटकर प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, जब सांद्रता घटकर प्रारंभिक सांद्रता की
आधी हो जाती है, आधी हो जाती है तो अर्ध आयु काल 25 मिनट प्राप्त होता है। अर्ध आयु काल 25 मिनट प्राप्त होता है। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक चीज है कि जो अर्ध आयु काल है, प्रारंभिक सांद्रता यानी कि जो A2 है वो प्रारंभिक सांद्रता की आधा और A1 का मान लीजिए A है, ठीक है। और अर्ध आयु काल जो हाफ लाइफ टाइम पहला था वो 50 मिनट था और दूसरा अर्ध आयु काल जो प्राप्त होता है वो कितना है, 25 मिनट। 25 मिनट है। तो ये देखिए, ये फॉर्मूला लगाइए, T12/T2। लॉग में जाने की जरूरत नहीं है। A2/A1 यही है। तो ये देखें, ये है 50 और ये है 25 और ये A/2/A n-1। 50/25 मतलब 2⁻1 और ये 2 नीचे आ जाएगा, a से कट जाएगा तो 1/2 की पावर n-1। तो 2 की पावर कितना आएगा, या इसी को कर लीजिए, इसी को 1/2 करें तो -1 प्राप्त होगा, है ना। या इसको थोड़ा सा दिक्कत हो रही तो इसको ऐसे 2⁻1 रहने दीजिए, 2 को ऊपर ले जाइए, 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर जो है 1 - n हो जाएगी, ठीक। तो 1 - n का मान 1 है, तो n का मान 1 - 1 यानी 0 है। अतः अभिक्रिया शून्य कोटि की है। अभिक्रिया शून्य कोटि की है। समझ में आया बात सब लोगों को। आज हम लोगों ने अभिक्रिया की कोटि का प्रायोगिक मानों के आधार पर निर्धारण किया। प्रायोगिक आंकड़े जो दिए जाते हैं उसके आधार पर हम लोगों ने अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण किया। 4 विधियां बताई मैंने, है ना। एक समाकलित वेग स्थिरांक विधि बताई, एक ग्राफीय विधि बताई, एक आपको ओस्टवाल्ड विधि बताई और चौथा आपको अर्ध आयु काल विधि बताई। तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर लास्ट के जो 2, ओस्टवाल्ड विधि और ये अर्ध आयु काल विधि, सबसे इंपॉर्टेंट ओस्टवाल्ड विधि है। इस पे क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये हमने खत्म कर लिया, अभिक्रिया की कोटि टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो गया। अब अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो अगली क्लास में हम समझेंगे नया टॉपिक जिसे कहते हैं अभिक्रिया की दर का टक्कर सिद्धांत। अभिक्रिया की दर का टक्कर सिद्धांत या अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिए। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं जैसा कि हर वीडियो में आपसे कहता आया हूं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक करिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।